समय रैना एक बार फिर न्यूज में है। समय इज जेन्युइनली टैलेंटेड। मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने फिर वाईफाई क्यों लगाया? समवॉट समय डज इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही। समय तो फोड़ ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। 150 का मेरा लेके लोग उनके स्टिल अलाइव परफॉर्मेंस को एक कमबैक स्पेशल कह रहे हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मीडिया, हर जगह हर कोई केवल इसी की बात कर रहा है। स्टिल अलाइव बस एक परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है जो ये डिसाइड करेगा कि भारत में कॉमेडी का भविष्य क्या होगा। अब ये एक्ट केवल आर्ट, एंटरटेनमेंट या फ्री स्पीच का विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रेशर पॉइंट है जहां प्लेटफॉर्म का लॉजिक, ऑडियंस की साइकोलॉजी, लीगल प्रेशर, कल्चरल नॉर्म्स और पॉलिटिकल सिंबोलिज्म सब कुछ एक साथ टकरा रहा है। यही रीजन है कि समय के इस एपिसोड को इतना ओवरवेलमिंग और इंटेंस रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि ये बहस अब एक कॉमिक, एक घटिया जोक या एक ऑफेंडेड ऑडियंस के बारे में है ही नहीं। अब डिबेट इस बात की है कि बाउंड्रीज कौन तय करेगा। ह्यूमर और वल्गैरिटी के बीच की बाउंड्री, सेटायर और प्रोवोकेशन के बीच की बाउंड्री, और रिबेलियन और इररिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच की बाउंड्री। एक साइड को लगता है कि अगर कोई भी उनका क्रिटिसिज्म करता है तो ये सेंसरशिप है। ये समय रैना, उनके डाई हार्ड फैंस और अल्ट्रा लिबरल्स की साइड है। और दूसरी साइड को लगता है कि कोई भी बाउंड्री पुशिंग ह्यूमर हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास है। ये साइड हमारे बचपन के प्यार और प्रेजेंट डे एम्बेरसमेंट, शक्तिमान और उनकी मॉरल पुलिस की साइड है। समय मंडली कहती है कि अगर आप हमारी कॉमेडी से ऑफेंड हो रहे हैं तो मत देखिए। वहीं टीम शक्तिमान कहती है कि इन संस्कार विहीन धूर्तों को जेल में डालो, बैन कर दो, गधे पर बिठाकर इनका मुंह काला करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। वास्तव में दोनों ही पोजीशंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि ना तो स्टैंड अप कॉमेडी किसी वैक्यूम में होती है और ना ही आउटरीच। जब ये परफॉर्मेंसेस पब्लिक होते हैं तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी पब्लिक ही होंगे। इसीलिए इन्हें एक बैलेंस्ड अप्रोच से समझना बहुत जरूरी है। इस पर मुझे अमेरिकन फिलोसोफर हैना आरेंट की एक लाइन याद आती है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन इज अ फार्स अनलेस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज गारंटीड एंड द फैक्ट्स देमसेल्व्स आर नॉट इन डिस्प्यूट। ये लाइन बहुत मैटर करती है, क्योंकि आजकल की आउटरीच साइकिल कभी भी पूरे परफॉर्मेंसेस से शुरू ही नहीं होती, बल्कि उसके कुछ हिस्सों पर होती है। कोई क्लिप, कोई कैप्शन, कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्रॉप्ड वीडियो या फिर कोई रिएक्टिव मिस इंटरप्रिटेशन। और जब तक डिबेट का कंटेक्स्ट सेट होता है तब तक पब्लिक ओपिनियन उस पार्शियल इंफॉर्मेशन के आधार पर ही अलग अलग कैंप्स में बढ़ चुकी होती है। वुड यू रादर? और फिर कंट्रोवर्सी इस बारे में नहीं रह जाती कि क्या कहा गया था, बल्कि इस बारे में बन जाती है कि वो इवेंट अब क्या सिंबलाइज करता है। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस। ऑडियंस को दिख जाएगा कुछ। जैसे अब समय रैना का स्टिल अलाइव परफॉर्मेंस एक स्टैंड अप नहीं बल्कि एक रेबेलियन का सिंबल है। भले ही उसका कंटेंट कुछ भी हो, बट फील रेबेलियन की ही है। अब यहाँ एक डिस्टिंक्शन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लीगैलिटी वर्सेस लेजिटिमेसी। लीगैलिटी माने क्या किसी ने कोई कानून तोड़ा, और लेजिटिमेसी माने क्या जो किया गया उसे आपका समाज एक्सेप्टेबल या एटलीस्ट डिफेंसिबल मानता है। जैसे रणवीर अलाहाबादिया ने लेटेंट पर जो कंट्रोवर्शियल जोक मारा था, क्या उससे कोई कानून टूटा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। लेकिन क्या सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए वो एक्सेप्टेबल था? डेफिनेटली नॉट। आई डोंट थिंक हम में से कोई भी रणवीर के उस कमेंट को डिफेंड या जस्टिफाई कर सकता है। इसका मतलब है कि भले ही वो कोई लीगैलिटी को वायलेट नहीं कर रहा हो, लेकिन लेजिटिमेट तो बिल्कुल नहीं था। ऐसे ही एक कॉमिक लीगल बाउंड्रीज के विदिन रहते हुए भी पब्लिक के कई हिस्सों में अपनी लेजिटिमेसी खो सकता है, जैसे कि समय रैना या रणवीर के साथ हुआ। ऐसे ही सरकार या इंस्टीट्यूशंस भले ही लीगल चैनल्स फॉलो कर रहे हों, लेकिन उसके बाद भी वो जनता को एक्सेसिव, अपॉर्चुनिस्टिक और पॉलिटिकली परफॉर्मेटिव लग सकते हैं, जैसा कि सबने समय रैना पर असम सीएम की एफआईआर को समझा, राइट? तो लीगैलिटी और लेजिटिमेसी के बीच का यही गैप है जहां पर मॉडर्न कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंसिफाई होते हैं। अधिकतर हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी को रोमांटिसाइज करते हैं एज स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर, यानी एक तरह का रिबेलियस एक्ट, और ऐसा होता भी है। इवन अमेरिका में स्टैंड अप का ओरिजिन भी कुछ ऐसा ही था। 1960s में लगभग 80% स्टैंड अप कॉमिक्स ज्यूज थे एंड दे वर पंचिंग अप अगेंस्ट द स्टेट। लेकिन अगर बात भारत की करें तो आप हर प्रोवोकेटिव एक्ट को ऑटोमेटिकली रेबेलियस तो नहीं कह सकते ना। जैसे हर कंट्रोवर्शियल जोक करेजियस नहीं होता है, वैसे ही हर बैकलैश भी अथॉरिटेरियन नहीं होता।
कई बार एक कॉमेडियन किसी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा होता है, लेकिन कई बार केवल वो एक तरह के पब्लिक रिएक्शन के लिए अपने एक्ट को ऑप्टिमाइज भी कर रहा होता है। कुणाल कामरा, वीर दास, वरुण ग्रोवर, मुनव्वर फारूकी, ये सब हमेशा रेबेलियन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ऑडियंस के विरोधी भाव पर एनकैश भी कर रहे होते हैं। और इसी विषय पर कैनेडियन कम्युनिकेशंस थियरिस्ट मार्शल मैकलुहान ने कहा था, द मीडियम इज द मैसेज। ये कोट बताता है कि केवल वो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे आउटरेज ट्रिगर हुआ, बल्कि वो फॉर्मेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिससे वो लाइन निकली। जैसे समय रैना का शो लेटेंट एक ऐसा फॉर्मेट है जो ह्यूमर या कॉमेडी से अधिक शॉक, ऑकवर्डनेस, एस्केलेशन और क्लिप एक्सट्रैक्शन पर बेस्ड है। भाई कहाँ पे बुलाए भाई? एक शो जिसे डिजाइन ही रिएक्शन जनरेट करने के लिए किया गया है, उससे आने वाला ह्यूमर एक ऐसे फॉर्मेट से बिल्कुल अलग होगा जहां स्लो ऑब्जर्वेशन, सस्टेन्ड रिदम और लेयर्ड सटायर के लिए जगह होती है। ये चल क्या रहा है? क्लीन कॉमेडी है यार। है ना? चल दम सिर्फ क्लीन ही नहीं, क्रेजी भी है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है जिसके बारे में शायद आपने भी सोचा ही होगा। कोई भी रैंडम कॉमेडियन या क्रिएटर क्यों अचानक से वायरल हो जाता है, और कई टैलेंटेड लोग जो टॉप नॉच क्वालिटी होने के बाद भी ग्रो नहीं कर पाते? इसका एक सिंपल सा आंसर है कि आज का इंटरनेट किसी भी कंटेंट को केवल उसकी मेरिट के लिए रिवॉर्ड नहीं करता, लेकिन उस कंटेंट को रिवॉर्ड जरूर करता है जो ट्रैवल करता हो। यानी आज कॉमेडी को उसके वेट, टाइमिंग और स्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि इस बात से जज किया जाता है कि उससे कितनी क्लिप्स काटी जा सकती हैं, वो कितनी कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, उससे मीम्स कितने बन सकते हैं, और उस बात से कितनी तेजी से उसे सर्कुलेट, कंडेम, डिफेंड या रीइंटरप्रेट किया जा सकता है। अमेरिकन मीडिया थेरिस्ट नील पोस्टमैन ने एक बार टेलीविजन कल्चर के बारे में कहा था कि अमेरिकन सब एक दूसरे से बात नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं। कहने के लिए ये लाइन टीवी के बारे में थी, लेकिन आज के प्लेटफॉर्म एरा पब्लिक डिस्कोर्स पर भी उतनी ही फिट बैठती है। पब्लिक कम्युनिकेशन अब एक परफॉर्मेंस की तरह है, जिसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स एक स्पेक्टिकल बनने चाहिए। ओपिनियन में फॉर्मेट होना चाहिए और मॉरल क्रिटिसिज्म भी कंटेंट बनना चाहिए। और जब पब्लिक डिस्कोर्स इस एंटरटेनमेंट लॉजिक के अलॉन्ग रीऑर्गेनाइज हो जाता है, तो कॉमेडी केवल कॉमेडी नहीं रह जाती, बल्कि कन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी और सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के लिए एक व्हीकल बन जाती है। यही रीज़न है कि समय रैना कंट्रोवर्सी इतनी तेज़ी से स्केल हुई है। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी लोग समय के वीडियो को देख रहे हैं या उससे एंगेज कर रहे हैं वो सब समय के फैंस ही हैं। वो इसमें इतने इंटरेस्टेड इसलिए हुए क्योंकि आज का डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है कि किसी भी कंट्रोवर्सी को विद इन नो टाइम एम्पलीफाई किया जा सके। इसी अटेंशन इकोनॉमी का एक एक्सटेंशन आउटरेज इकोनॉमी भी है। जैसे ही किसी भी कंट्रोवर्सी पर बैकलैश आता है, एक दूसरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक आउटरेज इकोनॉमी में गुस्सा एक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म की तरह काम करता है। क्रिएटर्स को विजिबिलिटी मिलती है, क्रिटिक्स को रेलेवेंस, मीडिया को ट्रैफिक, पॉलिटिकल एक्टर्स को नैरेटिव्स और ऑडियंस को आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। हर कोई हर कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट करता है क्योंकि इससे हर किसी के लिए एक वैल्यू जनरेट होती है, और इसीलिए कंट्रोवर्सी कम होने की जगह बढ़ती ही जाती है। इस कंट्रोवर्सी के स्केल का एक और एक्सप्लेनेशन स्ट्राइजेंड इफेक्ट भी है। ये बताता है कि किसी भी कंटेंट को सप्रेस, पनिश या सिंबॉलिकली क्रश करने के अटेम्प्ट से वो और अधिक एम्पलीफाई हो जाता है। उसे कंट्रोल करने के चक्कर में आप और अधिक क्यूरियोसिटी, विजिबिलिटी और सिंबॉलिक वेट ऐड कर देते हैं, और ये उससे भी कहीं अधिक होता है जितना उस कंटेंट को ओरिजिनली मिलने वाला था। समय के केस में भी ऐसा ही हुआ। उनके अगेंस्ट जितना भी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल बैकलैश आया, उसने उन्हें पनिश तो किया, लेकिन उन्हें एक लार्जर पब्लिक सिंबल भी बना दिया। यही रीजन है कि समय का स्टिल अलाइव एपिसोड उनके रिटर्न से भी कहीं बड़ा बन गया, क्योंकि ये एक आउटरेज साइकिल में उनका कमबैक फेज था। एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू समय रैना ओनली। आजकल अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है, फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो, स्पोर्ट्समैन हो या फिर आर्टिस्ट। अब बताता हूँ क्या हुआ। लोग बोलते हैं I've been through hell, I've been through, I saw hell. द ओनली डिफरेंस इज कि समय अपनी क्वालिटीज और स्ट्रैटेजी के चलते इसे इतना स्केल और मोनेटाइज कर पाए हैं। शो तो मैं लाऊंगा भाई। इस सब में आपने एक बात और नोटिस की होगी कि मॉडर्न स्टैंड अप कॉमेडी की ब्रांडिंग तो बहुत विद्रोही टाइप होती है, लेकिन वो स्ट्रक्चरली बहुत ही रेपिटेटिव हो गई है। कहने को ये कॉमेडियंस बाउंड्रीज को पुश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म इंसेंटिव सेम ही हैं। कुछ भी ऐसा प्रोवोकेटिव कहो जो भले ही मॉरली सेफ ना हो, लेकिन लीगली सेफ हो और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। कारण, इस अटेंशन और आउटरेज इकोनॉमी में एल्गोरिदम आपकी डिस्ट्रीब्यूटेबल कंट्रोवर्सी को रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। आशीष सोलंकी का पॉपुलर रोस्ट शो हो या फिर समय रैना की कंट्रोवर्सी, दोनों इस तरह से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं।
अब इससे एक बात ये आती है कि ऐसे तो कंटेंट या कल्चर में कुछ नया प्रोड्यूस होगा ही नहीं। आप बॉलीवुड फिल्मों के गानों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। नए गानों से अधिक हमें पुराने गानों के रीमेक्स पसंद आ रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि लोगों ने ओरिजिनल कंटेंट बनाना ही बंद कर दिया है और सब कुछ केवल शॉक वैल्यू पर ही चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। डेविड मार्क्स अपनी पॉपुलर बुक ब्लैंक स्पेस में इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने ओरिजिनल और क्वालिटी कंटेंट बनाना बंद कर दिया है, बल्कि पहले से कहीं अधिक लोग अब कुछ ना कुछ बना रहे हैं। समस्या ये है कि कंटेम्प्रेरी कल्चर में हम एक क्राइसिस ऑफ वैल्यूएशन फेस कर रहे हैं। आज हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि हम किसी भी मीनिंगफुल और नॉवेल कंटेंट को रिकॉग्नाइज, रिवॉर्ड और एलिवेट करने में असमर्थ हो गए हैं। एंड दिस एक्सप्लेन्स कि क्यों आजकल के कॉमेडियंस अपनी आर्टिस्टिक चॉइस के अलावा इस कल्चरल मार्केट के चलते भी डार्क और अनहिंज्ड कॉमेडी डिवोर्स के बाद अब इस कॉमेडी और फ्री स्पीच वाली डिबेट में लोग एक गलती और करते हैं। वो अज्यूम कर लेते हैं कि अगर किसी आर्टिस्ट के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बैकलैश आ रहा है तो वो इरैशनल ही होगा, जैसा कि समय रैना केस में हुआ। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सरकार किसी को ज़बरदस्ती दबाना चाह रही है। कई बार बैकलैश डिस्प्रपोर्शनेट, अपॉर्चुनिस्टिक और पॉलिटिकल ड्रामा होता है। लेकिन कई बार वो बैकलैश दिखाता है कि एक सोसाइटी अपनी बाउंड्रीज को रीअसर्ट कर रही है, भले ही उसका चेहरा कोई भी हो। रणवीर ने जो जोक मारा शायद वो अमेरिका में चल जाए, लेकिन भारत का समाज उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसीलिए इस जोक ने सोसाइटी में एक मॉरल पैनिक क्रिएट किया और उन डिबेट्स में कहा गया कि लेटेंट एक लार्जर सोशल कोलैप्स को दिखाता है। कहा गया कि संस्कार खत्म हो रहे हैं, युवा बिगड़ रहे हैं और हमारा समाज, संस्कृति और पसंद का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। और ये बहुत नेचुरल बात है, क्योंकि कोई भी समाज केवल कानून से नहीं चलता। उसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं जिन्हें वो कॉन्स्टेंटली पुलिस करता है। क्या रेस्पेक्टेबल है, क्या वल्गर है, क्या सेक्रेड है, क्या ट्रिविलाइज या मॉक किया जा सकता है और क्या नहीं। और इसीलिए कॉमेडी या आर्ट कभी भी सोशली न्यूट्रल नहीं होती है। भारत में कॉमिक या आर्टिस्ट एक्सप्रेशन के लिए ये समस्या नहीं है कि लोग आसानी से ऑफेंड हो जाते हैं। समस्या ये है कि सब पर अलग अलग स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाते हैं। इसीलिए कुछ जोक्स तो एजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ को तुरंत डेंजरस कह दिया जाता है। एक धर्म से कहा जाता है कि मजाक को मजाक की तरह लो, लेकिन वहीं पर यही कॉमेडियंस और आर्टिस्ट दूसरे मजहब को छूने का प्रयास भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ही वॉलेटाइल, प्रोटेक्टेड और सेंसिटिव होते हैं। और यही अंतर कॉमेडी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पॉलिटिकल बना देता है। अब यहाँ एक रिस्क ये भी है कि अगर हम हर जोक और हर फिल्म को लेकर इतने सेंसिटिव बन जाएंगे तो कोई बोल्ड आर्ट कभी बन ही पाएगी या नहीं। क्योंकि अगर एक बार कोई कंट्रोवर्सी सिंबॉलिक बन जाती है तो फिर हर जोक के साथ बहुत सारा थियोरेटिकल वेट जुड़ जाता है। इस पर अमेरिकन ऑथर सुजैन सोंटाग अपने एक एस्से में कहती हैं कि इंटरप्रिटेशन इज द रिवेंज ऑफ द इंटेलेक्ट अपॉन आर्ट। ये लाइन एक वार्निंग की तरह है जो हमें बताती है कि एक पॉइंट के बाद कोई भी एनालिसिस उस इशू को समझने की जगह उसे बढ़ाने लग जाती है। इसीलिए यहाँ एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हर क्रूड जोक किसी नेशनल कोलैप्स को नहीं दिखाता है और हर ऑफेंडेड रेस्पॉन्स या क्रिटिसिज्म का अर्थ भी सेंसरशिप नहीं होता। पॉइंट इज कि आप बेमतलब का शोर मचाने की जगह उसे सही स्केल पर समझना सीखें। Would you rather? हर जोक को ओवर रीड नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसके आसपास के सिस्टम को अंडर रीड भी नहीं किया जाना चाहिए। समय रैना वाले डिबेट में ये मिडिल ग्राउंड अब तक किसी ने नहीं लिया है। वो जोक गलत था और उसके लिए सबने काफ़ी कुछ सह भी लिया है, लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी है कि रोस्ट या लेटेंट जैसे अनहिंज्ड फॉर्मेट से फिर से ऐसा कुछ नहीं निकलेगा? ये सोचने का विषय है। यहाँ एक स्ट्रक्चरल इशू भी है जिसे रैचेट इफेक्ट कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग कोई नॉर्म अगर एक बार अपनी डायरेक्शन बदल देती है तो उसे आसानी से वापस नहीं लाया जा सकता। भले ही कोई कंट्रोवर्सी एक नई लाइन ड्रॉ कर दे, लेकिन जो ओवरऑल थ्रेशहोल्ड है वो ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि आज की डिजिटल कॉमेडी शॉक, बैकलैश, डिसअपीयरेंस, रिटर्न और मोनेटाइजेशन के साइकिल पर चलती है। हर साइकिल क्रिएटर्स, ऑडियंसेस और प्लेटफॉर्म्स को कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। कौन सा कंटेंट ट्रैवल करेगा, क्या सर्वाइव करेगा और आप रेजिलियंस की तरह किसको पैकेज करके बेच सकते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी भले ही उस समय पर आर्टिस्ट के प्रति प्यूनिटिव लगे, लेकिन वो काफ़ी हद तक एक नई एस्केलेटरी बेसलाइन को नॉर्मलाइज कर देती है। सिस्टम ये सीख जाता है, ऑडियंस खुद को बदल लेती है और पुरानी बाउंड्रीज को क्रॉस करना एक रूटीन बन जाता है। और क्रिएटर्स ये समझ जाते हैं कि अब उन्हें उतनी ही अटेंशन पाने के लिए कुछ और अधिक शॉकिंग करना होगा। शायद इसीलिए आउटरेज हमेशा कल्चर में एक डिसिप्लिन नहीं ला पाती, बल्कि कई बार कल्चर को एक नए थ्रेशहोल्ड की ओर ज़बरदस्ती पुश कर देती है।
इसीलिए हमें समय रैना डिबेट को केवल प्रूडिश मॉरलिस्ट्स वर्सेस ब्रेव कॉमिक्स की लड़ाई की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक कहानी है जो बताती है कि कैसे एक प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस को शेप करता है, कैसे ऑडियंसेस ह्यूमर को पहचान की लड़ाई में बदल देती हैं, कैसे इंस्टीट्यूशंस अनइवनली रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे ये ज़रूरी नहीं है कि जो लीगल है वो लेजिटिमेट भी हो, और कैसे कोई कंट्रोवर्सी अपने आप में एक प्रोडक्ट साइकिल का पार्ट बन जाती है। और इसीलिए समय रैना का स्टिल अलाइव परफॉर्मेंस हमारे लिए कल्चरली इंपॉर्टेंट है। और ऐसा इसलिए नहीं कि इससे फ्री स्पीच की डिबेट सेटल हो जाएगी या ये समय या उनके क्रिटिक्स को सही प्रूव करती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी के कॉन्ट्राडिक्शंस को बाहर लाती है। ये अपने आप को रिबेलियस, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, बाउंड्री पुशिंग और कल्चरली डिसरप्टिव तो दिखाते हैं, लेकिन ये भी बाकी सबकी तरह ही स्पीड, वायरलिटी और कॉन्फ्लिक्ट मोनेटाइजेशन के मीट्रिक्स पर चलते हैं। अब इससे उनका रेबेलियन फेक नहीं हो जाता, लेकिन ये सिद्ध हो जाता है कि वो कॉस्ट से अधिक मार्केट ड्रिवन है। इंडियन स्टैंड अप कॉमिक्स के लिए असली टेस्ट ये नहीं है कि वो लोगों को शॉक कर सकते हैं या नहीं, वो बहुत आसान है, बल्कि ये है कि क्या वो कुछ ऐसा बना सकते हैं जो शार्प हो लेकिन इंटेलेक्चुअली लेजी ना हो, जो रिस्की हो लेकिन मैकेनिकली प्रोवोकेटिव ना हो, सोशली अवेयर हो लेकिन सैंक्टिमोनियस ना हो, और जो जेन्युइनली ओरिजिनल हो। इंडियन कॉमेडियंस को ये समझना होगा कि बाउंड्रीज तो समाज ही तय करता है और उन्हें उसको रिस्पेक्ट करते हुए ही अपनी आर्ट को बनाना होगा। एंड दिस इज वाई समय रैना स्टिल अलाइव एपिसोड मैटर्स।